एक इंडियन एनालिस्ट के तौर पर अगर मैं कहूं तो इस क्षेत्र में पाकिस्तान के होते हुए अमेरिका किसी भी मुस्लिम देश के खिलाफ जंग नहीं जीत सकता। ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे स्वीकार किए बिना हम मिडिल ईस्ट और साउथ एशिया की जियोपॉलिटिक्स को कभी नहीं समझ सकते। जब हम इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और अफ़गानिस्तान से लेकर ईरान तक के हालातों का गहराई से अध्ययन करते हैं तो हमें एक ऐसा अंडरग्राउंड गेम दिखाई देता है जिसका असली खिलाड़ी पर्दे के पीछे बैठकर पूरी बिसात को कंट्रोल कर रहा था। दुनिया समझती रही कि अमेरिका सुपर पावर है, उसके पास सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी है, सैटेलाइट सिस्टम है और दुनिया का सबसे बड़ा डिफेंस बजट है, लेकिन वे ये भूल गए कि जंग सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि स्ट्रैटेजिक डेप्थ, सबसे व्यवस्थित और सबसे ख़तरनाक वजह है वो पाकिस्तान है। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं दोस्तों वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिए। प्रोविन सहनी साहब क्या कह रही है, क्या पाकिस्तान डिप्लोमेसी में, फॉरेन पॉलिसी में इंडिया को पीछे छोड़कर आगे निकल चुका है? क्या ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान के लिए एक रहमत साबित हुआ है? क्या पाकिस्तान की पॉलिसी से इंडिया को ख़तरा पड़ सकता है? आइए इस इंटरेस्टिंग वीडियो को आखिर तक देखिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, शुक्रिया। अमेरिका ने अफ़गानिस्तान में पूरे 17 से 20 साल तक जंग लड़ी, खरबों डॉलर्स पानी की तरह बहाए, अपने हज़ारों सैनिक मरवाए, लेकिन आखिरकार उसे वहाँ से जिस अपमानजनक तरीके से भागना पड़ा वो इतिहास का हिस्सा बन चुका है। दुनिया हैरान थी कि कुछ हज़ार तालिबान जिनके पास न कोई एयरफोर्स थी, न टैंक थे और न ही कोई आधुनिक कम्युनिकेशन सिस्टम था, उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री पावर को घुटने टेकने पर कैसे मजबूर कर दिया। इसके पीछे की असली कहानी वो है जो मुख्य धारा का मीडिया कभी खुलकर सामने नहीं लाता। इसके पीछे पाकिस्तान की वो स्ट्रैटेजिक पॉलिसी थी जिसने अमेरिका को अंदर से खोखला कर दिया। जब अमेरिका ने 9/11 के बाद अफ़गानिस्तान पर हमला किया तो उस समय पाकिस्तान के प्रमुख जनरल परवेज़ मुशर्रफ थे। जनरल परवेज़ मुशर्रफ के बारे में दुनिया चाहे जो भी कहे, लेकिन एक मिलिट्री माइंड के रूप में वो एक बेहद बहादुर, निडर और शातिर कमांडो थे। उन्होंने ऊपर से तो अमेरिका का साथ देने का नाटक किया क्योंकि उस समय पाकिस्तान पर सीधे हमले का खतरा था, लेकिन पर्दे के पीछे उन्होंने एक ऐसी चाल चली जिसने अमेरिकी पेंटागन के होश उड़ा दिए। पाकिस्तान के रास्ते जो भी अमेरिकी लॉजिस्टिक सप्लाई, कंटेनर्स और आधुनिक हथियार अफगानिस्तान जाते थे वे रास्ते में ही गायब होना शुरू हो जाते थे। कराची के बंदरगाह से लेकर तोरखम और चमन बॉर्डर तक हज़ारों ऐसे कंटेनर्स थे जो कभी अपनी मंजिल तक पहुंच ही नहीं पाए। इन कंटेनर्स में नाटो का वह संवेदनशील और एडवांस हथियार होता था जिसकी मदद से अमेरिका ने तालिबान का सफाया करना था। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि वहाँ बातें जाने वाले बात क्या है, हथियार रास्ते में ही गायब कर दिया जाता था। ये कोई आम चोरों या डाकुओं का काम नहीं था, बल्कि ये एक बेहद व्यवस्थित और सरकारी स्तर का ऑपरेशन था जिसे पाकिस्तान के शक्तिशाली वर्ग का पूरा समर्थन हासिल था। सोचने की बात यह है कि उस समय अफगानिस्तान के अंदर तो तालिबान इस स्थिति में थे ही नहीं कि वे पाकिस्तान के अंदर आकर अमेरिकी सप्लाई लाइन को इस तरह निशाना बना सकें या पूरा का पूरा कंटेनर गायब कर दें। हकीकत तो यह है कि अफगानिस्तान की धरती पर तालिबान के नाम पर असली जंग पाकिस्तान की सेना और उसकी इंटेलिजेंस एजेंसियां ही अमेरिका के खिलाफ लड़ती रहीं। पाकिस्तान का स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट ये था कि तालिबान को किसी भी कीमत पर ख़त्म न होने दिया जाए, क्योंकि तालिबान को बनाने वाला, उन्हें पालने पोसने वाला और उन्हें एक संगठित ताकत में बदलने वाला खुद पाकिस्तान ही था। पाकिस्तान ये बात अच्छी तरह जानता था कि अगर अमेरिका अफ़गानिस्तान में हमेशा के लिए बैठ गया और वहाँ एक ऐसी सरकार बन गई जो भारत और अमेरिका के इशारों पर चले तो पाकिस्तान दो मोर्चों के बीच फंस जाएगा। इसीलिए पाकिस्तान ने डबल गेम खेला। एक तरफ वो अमेरिका से डॉलर्स लेता रहा और दूसरी तरफ उसी पैसे और उसी लूटे हुए अमेरिकी हथियारों से तालिबान को मजबूत करता रहा। अमेरिका तड़पता रहा, लेकिन पाकिस्तान ने अपनी पॉलिसी नहीं बदली। पाकिस्तान की सेना ने इस क्षेत्र में अमेरिका को वो जख्म दिए जिसका इलाज आज भी वॉशिंगटन के पास नहीं है। बिल्कुल यही स्थिति आज हमें ईरान के मामले में भी दिखाई दे रही है। दुनिया हैरान है कि ईरान पर दशकों से कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगे हुए हैं, उसके बैंकिंग रास्ते बंद हैं, उस पर टेक्निकल पाबंदियां हैं, लेकिन इसके बावजूद ईरान इतनी लंबी और इतनी भीषण जंग कैसे लड़ रहा है? वो इजराइल के खिलाफ मिसाइलें दाग रहा है, यमन के हुतियों को आधुनिक ड्रोन दे रहा है, लेबनान में हिजबुल्लाह को मजबूत कर रहा है और अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर खड़ा है। ये सब कैसे मुमकिन है? एक आम इंसान की समझ से
ये बात बिल्कुल बाहर है कि एक घिरा हुआ देश इतनी बड़ी मिलिट्री पावर कैसे बनाए रख सकता है। लेकिन अगर आप जियोपॉलिटिक्स की गहराई में जाएं तो आपको पता चलेगा कि यहाँ भी पर्दे के पीछे पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा और शांत किरदार मौजूद है। पाकिस्तान किसी भी कीमत पर यह बर्दाश्त नहीं कर सकता कि अमेरिका और इजराइल इस क्षेत्र में आकर पूरी तरह कब्जा कर लें और मुस्लिम देशों को एक एक करके तबाह कर दें। पाकिस्तान की जियो स्ट्रैटेजिक लोकेशन ऐसी है कि वो पूरे रीजन का गेटवे है। ईरान का पड़ोसी होने के नाते पाकिस्तान कभी भी ईरान के पूरी तरह ख़त्म होने या वहाँ अमेरिकी प्रभाव वाली सरकार के बनने की इजाज़त नहीं दे सकता। पाकिस्तान जानता है कि अगर ईरान का किला ढह गया तो अगला निशाना पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम होगा। इसीलिए ईरान को जो भी लॉजिस्टिक, इंटेलिजेंस या खुफिया, डिप्लोमेटिक और डिफेंस सपोर्ट मिलता है उसमें पाकिस्तान का एक बड़ा हाथ होता है। ईरान और पाकिस्तान के बीच सीमाएं इतनी लंबी और पहाड़ी हैं कि वहाँ से क्या कुछ ट्रांसफ़र हो जाता है ये सिर्फ दोनों देशों की एजेंसियां ही जानती हैं। अमेरिका और इजराइल जितना चाहे जोर लगा लें, वे ईरान को इसलिए नहीं झुका सकते क्योंकि ईरान के पीछे एक ऐसी दीवार खड़ी है जिसका नाम पाकिस्तान है। एक भारतीय पत्रकार होने के नाते मुझे ये मानने में कोई झिझक नहीं है कि पाकिस्तान की मिलिट्री डॉक्ट्रिन और उनकी पॉलिटिकल शतरंज की चालें दुनिया की बड़ी से बड़ी सुपर पावर्स को भी मात दे देती हैं। अमेरिका ने वियतनाम में हार का सामना किया, लेकिन वो उसकी अपनी गलतियां थीं, मगर अफ़गानिस्तान में अमेरिका को जो हार मिली है वो पाकिस्तान की स्ट्रैटेजिक प्लानिंग का नतीजा थी। अमेरिका ने सोचा था कि वो पाकिस्तान को डराकर या लालच देकर अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर लेगा, लेकिन जनरल मुशर्रफ से लेकर बाद के कमांडरों तक सबने पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट को सबसे ऊपर रखा। उन्होंने अमेरिका के हथियार भी इस्तेमाल किए, उनके डॉलर्स भी लिए और उन्हीं हथियारों से अमेरिका का शिकार भी किया। ये एक ऐसी क्लासिक गोरिल्ला और इंटेलिजेंस वॉरफेयर थी जिसकी मिसाल दुनिया के मिलिट्री इतिहास में नहीं मिलती। आज के समय में अगर अमेरिका या इजराइल ये समझते हैं कि वे ईरान पर हमला करके उसे जीत लेंगे तो ये उनकी सबसे बड़ी भूल होगी। वे ईरान की ज़मीन पर कदम तो रख सकते हैं, लेकिन वे वहाँ से कभी जिंदा वापस नहीं लौट पाएंगे, क्योंकि इस पूरे क्षेत्र का स्ट्रेटेजिक बैलेंस पाकिस्तान के हाथ में है। पाकिस्तान के पास वह परमाणु ताकत और वह पारंपरिक सेना मौजूद है जो किसी भी विदेशी दखल को इस क्षेत्र में नाकाम करने की ताकत रखती है। पाकिस्तान का साफ रुख है कि वो क्षेत्र में किसी तीसरी ताकत, खासकर अमेरिका और इजराइल के दबाव को स्वीकार नहीं करेगा। इसीलिए जब तक इस क्षेत्र में पाकिस्तान का वजूद है, अमेरिका यहाँ के किसी भी मुस्लिम देश के खिलाफ कोई भी बड़ी जंग कभी नहीं जीत सकता। वॉशिंगटन को ये बात समझ लेनी चाहिए कि इस क्षेत्र का असली माइंड मास्टर पाकिस्तान है और पाकिस्तान की मर्जी के बिना यहाँ पत्ता भी नहीं हिल सकता। अमेरिकी जनरल पेंटागन में बैठकर जितने चाहे नक्शे बना लें, जितने चाहे कंप्यूटर सिमुलेशन कर लें, और यही इस क्षेत्र की सबसे बड़ी और कड़वी सच्चाई है। अमेरिका ने जब 9/11 के बाद अफ़गानिस्तान पर हमले का फैसला किया तो उस समय के अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश और उनके डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना था कि यह जंग कुछ हफ्तों या महीनों में ख़त्म हो जाएगी। उनके पास दुनिया की सबसे आधुनिक एयरफोर्स थी और उनका बजट दुनिया के कई देशों की कुल इकोनॉमी से भी बड़ा था। लेकिन वे इतिहास के इस सबक को भूल गए कि अफ़गान ज़मीन पर कभी कोई विदेशी ताकत पक्के तौर पर कब्ज़ा नहीं कर सकी, और इस बार तो अफ़गानों के पीछे एक ऐसी स्ट्रैटेजिक पावर खड़ी थी जिसे जियोपॉलिटिक्स का माइंड मास्टर कहा जाता है, यानी पाकिस्तान। एक इंडियन एनालिस्ट के तौर पर जब मैं इन सभी हालातों का बारीकी से रिव्यू करता हूँ तो मुझे ये मानना पड़ता है कि वॉशिंगटन के थिंक टैंक ने पाकिस्तान के मिलिट्री माइंड और उसकी जियो स्ट्रैटेजिक डेप्थ को समझने में बहुत बड़ी गलती की। पाकिस्तान ने ऊपर से तो अमेरिका को बेस दिए, एयर स्पेस दी और फ्रंटलाइन एलॉय का दर्जा लिया, लेकिन ये सब एक बहुत बड़े जाल का हिस्सा था जिसका मकसद अमेरिका को एक ऐसे दलदल में फंसाना था जहां से वह कभी निकल न सके। जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में पाकिस्तान की सेना और इंटेलिजेंस एजेंसियों ने जो नीति अपनाई वो मिलिट्री हिस्ट्री की सबसे उलझी हुई और कामयाब डबल गेम कही जा सकती है। अमेरिका समझता रहा कि वो पाकिस्तान को अरबों डॉलर्स की मदद देकर अपनी मर्जी के फैसले करवा रहा है, लेकिन इस्लामाबाद में बैठे जनरल उस मदद और उसी लॉजिस्टिक नेटवर्क को अमेरिका के ही खिलाफ इस्तेमाल कर रहे थे। कराची के पोर्ट से जब नाटो के कंटेनर्स रवाना होते थे तो उनमें दुनिया के बेहतरीन और सबसे आधुनिक मिलिट्री ग्रेड हथियार, नाइट विजन चश्मे, कम्युनिकेशन सेट्स और संवेदनशील उपकरण होते थे।
ये कंटेनर्स जब पाकिस्तान के उबड़ खाबड़ रास्तों, बलूचिस्तान के पहाड़ी इलाकों और खैबर पख्तूनख्वा के ट्राइबल एरियाज से गुजरते थे तो उनका एक बहुत बड़ा हिस्सा गायब हो जाता था। अमेरिका बार बार विरोध दर्ज कराता रहा। पेंटागन की रिपोर्ट्स में कहा गया कि उनकी सप्लाई लाइन सुरक्षित नहीं है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से हमेशा ये जवाब दिया जाता था कि ये काम स्थानीय डाकुओं या उग्रवादियों का है। हालांकि ये बात समझ से परे है कि आम डाकू नाटो के सील कंटेनर से खास और संवेदनशील मिलिट्री टेक्नोलॉजी इस तरह गायब करता है नहीं कि उसका कोई सुराग ही न मिले। हाँ तो दोस्तों, आपने वीडियो मुलाहिजा फरमाई किस तरह पाकिस्तान के बारे में वो बात कर रहे थे। पाकिस्तान को वो एक अजीम मुल्क समझ रहे थे, बल्कि समझ रहे हैं। उनको पता है कि पाकिस्तान ने जो इन सालों में फ़ॉरेन पॉलिसी की बात कर रहा हो, अंदरूनी मामलात पाकिस्तान के अब भी बिगड़े हुए हैं। पाकिस्तान का असल हुक्मरान जेल में है, इस बात में कोई शक नहीं है। हम पाकिस्तान में आज़ादी राय को तरजीह देते हैं। अगर ये हुकूमत जितने भी पॉलिसीज़ बाहर ठीक करे, हम उससे उस वक्त तक खुश नहीं हैं जिस वक्त तक पाकिस्तान का असल लीडर इस कुर्सी पर न बैठा हो। लेकिन बाकी जो बाहर के जो मामलात है, वो पाकिस्तान हमारा मुल्क है, उस पे हम बात करेंगे। अगर पाकिस्तान कोई चीज़ अचीव करता है तो उस पे हम खुशी मनाएंगे। लेकिन हम ये दरख्वास्त भी करते हैं कि मुल्क के अंदर के मामलात को पहले सुधारो। बाहर जो है या दूसरों के दरमियान सुलह करना है, जो भी करना है वो बात की बात है। अब आप लोग ईरान और अमेरिका के दरमियान सुलह करते हैं, करो, बिल्कुल करो, लेकिन दयानतदारी उस वक्त होगी जब आप अपने मुल्क के अंदर भी ऐसा करेंगे। अगर मुल्क के अंदर इंतशार हो, असल लीडर जेल में हो, बाकी जो अपने हुकूक के लिए आवाज़ उठाते हो उसको उम्र कैद की सज़ाएँ और पाबंदियाँ लगाएंगे, तो इससे मुल्क का जो माशी हालात है, सिक्योरिटी हालात है, जो बदअमनी है, ये हल नहीं हो सकते हैं। ये उस वक्त हल होंगे जब आप आवाम की बात सुनेंगे, मुतालबात सुनेंगे, जो जायज़ मुतालबात है वो मानेंगे, उस पे अमल करेंगे। जब आप अमल नहीं करते तो उस वक्त तक मुल्क के अंदर मामलात ठीक नहीं हो सकते। तो आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है? अपने राय कमेंट सेक्शन में लिखिए, हमें बताइए कि आपको कौन सी बात अच्छी लगी है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। आप सबकी मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया।